Hello dear students, in last class we have discussed about the motion of charged particle in electric field first। और वहाँ पे हमने देखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, किस पाथ को वो फॉलो करता है। फिर मैंने उसमें कंक्लूजन बताया था कि चार्ज पार्टिकल उसके पैरेलल में चलता है तो कितना फोर्स, एंटी पैरेलल चलता है तो क्या, और अगर परपेंडिकुलर चलता है तो क्या। उसके बाद फिर हमने केस स्टडी किया था कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है एट एनी एंगल थीटा तो फिर उसके साथ क्या होता है, कितना फोर्स लगता है। आज फिर वो मैं आगे का काम शुरू करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल जब इंटर करता है तो क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं। अगर पैरेलल में जाता है तो कितना फोर्स लगता है, एंटी पैरेलल जाता है तो कितना फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर जाता है तो कितना फोर्स लगता है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है, क्या क्या उससे इफेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ द लास्ट टू लास्ट वी हैव फिनिश्ड, देन वी विल गो फर्दर अवे। कंक्लूजन, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो फर्स्ट वन, इफ इट इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, टू मैग्नेटिक फील्ड। तो उस सिचुएशन में हमें पता है, ये बात हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। देयर इज नो फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। वो जिस वेलोसिटी के साथ आया है उसी वेलोसिटी के साथ बाहर निकल जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो आया है उसी डायरेक्शन में वो निकल जाएगा, चलता रहेगा। उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। दूसरा केस ये है, इफ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड, उस सिचुएशन में भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। इफ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी इन दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैं बी से डिनोट करता हूँ। इन दैट सिचुएशन आल्सो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। थर्ड केस ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटर करता है तो उस सिचुएशन में फिर उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो इफ चार्ज पार्टिकल इज entering perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस सिचुएशन के में उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स मैक्सिमम फोर्स होता है और उसकी वैल्यू होती है QVB। तो ये QVB फोर्स इसके ऊपर लगता है और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन के लिए हमने यूज करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में अपनी ये मेन फिंगर को, मास्टर फिंगर को लगाओ। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है उस डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर को लगाओ और इस सेंट्रल फिंगर को, मेन फिंगर को, मास्टर फिंगर को और थंब को, तीनों को परपेंडिकुलर रखो अपने लेफ्ट हैंड के। तो जब ये दो काम आप करोगे, वो जो तीसरा हमारा थंब जिस भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो लास्ट केस में हमने स्टडी किया कि इफ चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट सिचुएशन चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो इसकी वजह से मोशन उसका जो स्टार्ट हो जाता है वो रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाता है, सर्कुलर या रोटेशनल मोशन। और अगर सर्कुलर या रोटेशनल मोशन जब स्टार्ट हो जाता है किसी चीज़ का तो उसकी वजह से फिर उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जनरेट होता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू mv² अपॉन r। तो वहाँ से अगर हम इन दोनों फोर्सेस को बराबर रख दें, mv² अपॉन r और QVB को, तो ये v से v गया, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, mv डिवाइडेड बाई QB, या इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं v अपॉन Q बाई m इंटू बी।
तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकलते हैं। वो क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जितनी ज़्यादा स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा वो उतना ही ज़्यादा बड़े सर्कल, बड़ी रेडियस का सर्कल के साथ सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, क्योंकि सबको सर्कुलर मोशन में तो आना ही है। तो फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो बड़ा सर्कल बनाएगा, मतलब ज़्यादा बड़ी रेडियस के साथ घूमना शुरू करेगा, और जो स्लो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं वो छोटा सर्कल बनाएंगे। तो एक तो कंक्लूजन यहाँ से हमारा ये निकलता है। जो थर्ड पॉइंट है इसी में इसके कुछ सब कंक्लूजन्स कि अगर चार्ज पार्टिकल फास्ट है, मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसके सर्कुलर मोशन की रेडियस भी ज़्यादा होगी। इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग फास्टली या वेलोसिटी इज मोर, तो वो क्या करेगा, इट विल मेक बिग सर्कुलर मोशन, मतलब ये बड़ा सर्कल बनाएगा, ये बड़े सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमेगा। मान लिया दिस इज रेडियस आर। और सेकंड, अगर वही सेम चार्ज पार्टिकल स्लोली आता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग स्लोली, मतलब उसकी v जो है लेस है, तो उस सिचुएशन में वो जो है स्मॉल सर्कुलर पाथ बनाएगा, स्मॉल सर्कुलर मोशन। तो वो है किसी छोटे सर्कल पे ऐसे घूमता रहेगा वो उसके अंदर, उसकी रेडियस जो होगी वो स्मॉल होगी। सेकंड ये है। अब थर्ड, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों सेम अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करते हैं, तो कौन सा बड़े रास्ते से घूमेगा और कौन सा छोटे रास्ते से घूमेगा, मतलब किसकी तो घूमने की रेडियस ज़्यादा होगी और किसके घूमने की रेडियस कम होगी। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका क्या जवाब देना है। क्वेश्चन ये है, इफ one electron and one proton both enters with same velocity in a magnetic field, तो किसकी तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस ज़्यादा होगी या प्रोटॉन की रेडियस ज़्यादा होगी, कौन छोटे सर्कल पे घूमेगा और कौन बड़े सर्कल पे घूमेगा। क्योंकि हमें पता है अगर वो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन में आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो रेडियस का क्या फार्मूला है, mv/qb। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड है तो b तो सेम है दोनों के लिए, दोनों सेम वेलोसिटी से एंटर करते हैं, v भी सेम है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट इज आल्सो सेम 1.6 × 10⁻19 कूलम। सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन आर डिफरेंट। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है एंड इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसलिए एज mass of proton is greater than mass of electron, that's why radius of the proton will be more than radius of the electron। इसलिए प्रोटॉन जो है बाहर वाले सर्कल में घूमेगा, मतलब बड़ी रेडियस के साथ घूमेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है एक छोटी रेडियस के साथ सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपने ऐसे जवाब देना है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि क्या सेम होना चाहिए, ऐसी कौन सी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, विच क्वांटिटी या व्हाट क्वांटिटी शुड बी सेम, किसके लिए, फॉर ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू बी इन a circular motion of a magnetic field with same radius। ऐसा क्या सेम होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम रेडियस के साथ मोशन में हो।
प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ अच्छा ठीक है जी। मार्कर से नहीं, पेन, उस बुक में पेन एक बार देना, मैं ही लगा रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि ऐसी वो कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए सेम कि ये दोनों सेम रेडियस पे घूमे एक किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, R इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो मैं दोबारा लिखता हूं इसको, R इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज सेम, तो इसका तो कोई यूज नहीं है। सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोनों को जाना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहने वाला है। दोनों का मास अलग अलग होगा, तो अगर हम ऐसे लिखें डायरेक्टली कि दोनों का मास सेम होना चाहिए, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, प्रोटॉन का अपना मास है। तो इसका मतलब दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी एडजस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये जो मास एंड वेलोसिटी दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मोमेंटम। तो हम क्या जवाब देंगे कि अगर वो सेम मोमेंटम से किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे विल रिवॉल्व या रोटेट विद द सेम रेडियस। तो इसका आंसर क्या होगा कि वो दोनों सेम मोमेंटम से इंटर करने चाहिए। अगर सेम मोमेंटम से इंटर करेंगे P इजिकल टू एम वी, ये क्वांटिटी दोनों की सेम होगी, दोनों का ये प्रोडक्ट मिलके जो होगा सेम होगा। उस सिचुएशन में वो दोनों सेम रेडियस से मूव करेंगे। अब नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं और उसके अंदर इंटर करता है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा और कैसे लगेगा। और उस फोर्स का नाम है लोरेंज फोर्स। तो नेक्स्ट वन इज लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स वो फोर्स होता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी ऐसी जगह पे इंटर करता है जहाँ पे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और वो दोनों मिलके अगर उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को बोलते हैं लोरेंज फोर्स। तो इट इज फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता है कि किसी के ऊपर भी जो चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो लगता है Q इंटू ई। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगता है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स को बोलते हैं हम QVB। और इस सिचुएशन में जो इसके ऊपर फोर्स लगता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो V और B, ये इसको B बना लो, इसको V बना लो, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स होता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो अगर कहीं पे दोनों फोर्स हैं, दोनों फील्ड प्रेजेंट है और दोनों ही फोर्स लगाते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो लोरेंज फोर्स के बराबर होगा। तो लोरेंज फोर्स किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। और FE की वैल्यू है QE प्लस इसकी वैल्यू है QVB। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q तो कॉमन ले सकते हैं, E प्लस दिस इज द लोरेंज फोर्स।
और अब इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकालना, इसकी कुछ अपनी डायरेक्शन होगी, इसकी अपनी कुछ डायरेक्शन होगी, वो दोनों डायरेक्शन से दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट हमें निकालना आता है a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे का स्क्वायर रूट। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, इन दो अलग अलग फोर्सेस का जो अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, उनका हमने रिजल्टेंट निकालना बाय अप्लाइंग दी वेक्टर एडिशन रूल। तो दिस इज लॉरेंज फोर्स। अब इसमें दो स्पेशल केस हम लोग स्टडी करेंगे लॉरेंज फोर्स में। फर्स्ट केस ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और चार्ज पार्टिकल जो उसके अंदर इंटर करता है वो भी उन्हीं की डायरेक्शन में इंटर करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा फिर, तो ये स्टडी करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम, मतलब सारे ही पैरेलल हैं, तो उस सिचुएशन में लॉरेंज फोर्स कितना होगा। तो लॉरेंज फोर्स अभी हमने सीखा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स को हम बोलते हैं। अब हमें पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, दोनों का कंक्लूजन हम सीख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में इंटर करता है तो Q × E होता है उसका मैग्नीट्यूड, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल इंटर करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाता है। तो उस सिचुएशन में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से ही लगेगा। और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या करेगा उसको, ये अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है तो वो उसको एक्सिलरेट कर देगा, और अगर वो चार्ज पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंटर करता है तो उसकी वो स्पीड को घटा देगा, रिटार्डेशन कर देगा या डेसिलरेशन बोलते हैं जिसको, लेकिन वो इसकी डायरेक्शन को कहीं कुछ भी चेंज नहीं करेगा, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर ऐसा कहीं पे है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी या तो घटेगी या बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। दिस इज फर्स्ट स्पेशल केस। अब सेकंड स्पेशल केस हम स्टडी करते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल इंटर करता है ऐसी जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस सिचुएशन में फिर क्या होगा। सेकंड स्पेशल केस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर, मतलब म्यूचुअली तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर, तो अब लॉरेंज फोर्स कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है दोनों के स्पेशल केस हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो वो उसको पैराबोलिक पाथ पे घुमाने की कोशिश करता है, वाई डायरेक्शन में हमने सीखा था, और एक्स एक्सिस के अलोंग तो उसका पाथ क्या था कि स्ट्रेट लाइन जाना चाहता है, वाई एक्सिस के अलोंग हमने देखा था पैराबोलिक। और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जब कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो वो उसको सर्कुलर घुमाना चाहता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक का इफेक्ट ज़्यादा एक का कम, अगर मैग्नेटिक का इफेक्ट ज़्यादा तो उसको सर्कुलर में घुमाएगा, और अगर इलेक्ट्रिकल का इफेक्ट ज़्यादा है तो वो उसको पैराबोलिक में घुमाएगा। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो चार्ज पार्टिकल्स ना तो वो घूमेगा ना वो पैराबोलिक रास्ते पे जाएगा, और इस सिचुएशन में वो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है इफेक्ट नहीं होगी, सेम एज इट इज बनी रहेगी। तो उस सिचुएशन में वो वेलोसिटी अगर हमें निकालनी तो कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल फोर्स का हमें पता है Q × E होता है, मैग्नेटिक फोर्स का हमें पता है QVB होता है, और अगर ये दोनों सेम होंगे मतलब एक दूसरे से अपोजिट इन साइन बट सेम इन मैग्नीट्यूड, उस सिचुएशन में अगर वेलोसिटी निकालनी तो वो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी E/B। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के रेशियो के बराबर उसकी वेलोसिटी होगी। तो इस तरीके से हम अगर हमारे को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का
चार्ज पार्टिकल हम अलग से निकाल सकते हैं, और वो अलग से निकालने का जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। तो वेलोसिटी फिल्टर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ डिवाइस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं और उन दोनों के परपेंडिकुलर में एक चार्ज पार्टिकल को इंटर करवाते हैं, और एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी जिसको हमने फिल्टर करना है वो थ्रो आउट सेम उस डिवाइस से बाहर आ जाती है, और उससे कम ज़्यादा वाली वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल उसमें से फिल्टर होके दूर चले जाते हैं, इधर या उधर, ऊपर या नीचे। तो नेक्स्ट इज वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर करने वाली डिवाइस का नाम है स्पेक्ट्रोग्राफ। इस डिवाइस में क्या होता है, जैसे इधर से एक चार्ज पार्टिकल भेजते हैं, मान लिया ये स्मॉल होल है S1। इस डिवाइस के अंदर एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन, और z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। उसको मैं दिखाता हूं ऐसे सर्कल से, जो ये पूरे पे है ऐसे z डायरेक्शन में, तो उसको मैंने ऐसे सर्कल से दिखा दिया। तो यहां पे इट इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ग्रीन कलर जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में, और ये जो एक चार्ज पार्टिकल है वो x एक्सिस के अलोंग है, x डायरेक्शन में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं, QE इज इक्वल टू QVB, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उस सिचुएशन में एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, E/B के बराबर होगी। तो उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी, ना और उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से दूसरी स्क्रीन पे पहुँच जाएगा जहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को अलग से फिल्टर कर सकते हैं। जिसकी वेलोसिटी इस रेशियो से कम ज़्यादा होगी वो यहाँ से स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो ऊपर या नीचे चला जाएगा, और बाकी के जो सेम वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल वो यहाँ पे चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग एक कांस्टेंट वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। दिस इज ए वेलोसिटी फिल्टर डिवाइस। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर। थैंक यू।